प्रश्न, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। बटाना न्यायालयों के वर्ग। उत्तर, भारत में दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और अब नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस के तहत दंड न्यायालयों क्रिमिनल कोर्ट्स को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है। उच्च न्यायालयों हाईकोर्ट्स और विशेष कानूनों के तहत गठित अदालतों के अलावा प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित वर्गों के आपराधिक न्यायालय होते हैं। सत्र न्यायालय कोर्ट ऑफ सेशन, यह जिले का सबसे बड़ा आपराधिक न्यायालय होता है। इसके सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी को सत्र न्यायाधीश सेशन जज कहा जाता है। इन्हें कानून द्वारा निर्धारित कोई भी सजा देने का अधिकार होता है, लेकिन इनके द्वारा दी गई फांसी मृत्युदंड की सजा पर उच्च न्यायालय की पुष्टि कॉन्फर्मेशन होना अनिवार्य है। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, यह न्यायालय सत्र न्यायालय के अधीन काम करता है। महानगर क्षेत्रों मेट्रोपॉलिटन एरियाज में इन्हें महानगर मजिस्ट्रेट मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कहा जाता है। यह न्यायालय अधिकतम 3 वर्ष तक की कैद और कानून द्वारा निर्धारित जुर्माने की सजा सुना सकता है। द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास, यह न्यायालय प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से नीचे के स्तर का होता है। ये मुख्य रूप से छोटे अपराधों की सुनवाई करता है और अधिकतम 1 वर्ष तक की कैद या सीमित जुर्माने की सजा दे सकता है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, ये न्यायिक मजिस्ट्रेट से अलग होते हैं और प्रशासनिक अधिकारियों जैसे डीएम एडीएम एसडीएम के रूप में कार्य करते हैं। इनका मुख्य काम सजा देना नहीं, बल्कि समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, दंगे रोकना और प्रशासनिक नियंत्रण रखना होता है। प्रश्न, हाउ मेनी थियोरीज ऑफ पनिशमेंट। बटांड के कितने सिद्धांत हैं। उत्तर, दंड शास्त्र पेनोलॉजी के अंतर्गत मुख्य रूप से दंड के 5 सिद्धांत माने गए हैं। इन सिद्धांतों का उद्देश्य समाज में अपराध को रोकना और न्याय व्यवस्था बनाए रखना है। प्रतिशोधात्मक या बदले का सिद्धांत रेट्रिब्यूटिव थ्योरी, ये सिद्धांत जैसे को तैसा या आंख के बदले आंख के नियम पर आधारित है। इसका मानना है कि अपराधी ने समाज को जो दुख पहुंचाया है उसे भी वैसा ही दुख मिलना चाहिए। निवारक या दृष्टांतमूलक सिद्धांत डिटरेंट थ्योरी, इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य अपराधी को इतनी कठोर सजा देना है कि उसे देखकर अन्य लोग वैसा अपराध करने से डरें। इसका लक्ष्य समाज के सामने एक उदाहरण पेश करना होता है। प्रतिरोधात्मक या अक्षमताकारी सिद्धांत प्रिवेंटिव थ्योरी, इस सिद्धांत का उद्देश्य अपराधी को अपराध करने के योग्य न छोड़ना है। इसके तहत अपराधी को जेल में बंद करके, देश निकाला देकर या मृत्युदंड देकर समाज से अलग कर दिया जाता है ताकि वो दोबारा अपराध न कर सके। सुधारात्मक सिद्धांत रिफॉर्मेटिव थ्योरी, आधुनिक युग में इस सिद्धांत को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका मानना है कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। इसके तहत जेलों को सुधार गृह बनाया जाता है ताकि अपराधी के चरित्र को सुधार कर उसे समाज की मुख्यधारा में वापस लाया जा सके। प्रायश्चित या तुष्टीकरण का सिद्धांत एक्सपिएटरी थ्योरी, इस सिद्धांत के अनुसार यदि अपराधी को अपने किए पर पछतावा प्रायश्चित होता है और वह सजा भुगत कर खुद को शुद्ध महसूस करता है तो दंड का उद्देश्य पूरा हो जाता है। प्रश्न, डिफाइन पार्डॉन बाय क्षमा को परिभाषित कीजिए। उत्तर, क्षमा पार्डॉन एक ऐसी कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी अपराधी को उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए मिलने वाले दंड से पूरी तरह मुक्त कर दिया जाता है। जब किसी व्यक्ति को आधिकारिक तौर पर क्षमा कर दिया जाता है तो कानून की नज़र में उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे उसने कभी कोई अपराध किया ही नहीं था। ये अपराधी को दी गई सजा, दंड और उसके खिलाफ लगी सभी अयोग्यताओं डिस्क्वालिफिकेशंस को पूरी तरह समाप्त कर देती है। भारतीय संविधान में क्षमादान की शक्ति मुख्य रूप से 2 प्राधिकारियों को दी गई है। अनुच्छेद 72 आर्टिकल 72, इसके तहत भारत के राष्ट्रपति को किसी भी मामले में जिसमें मृत्युदंड भी शामिल है अपराधी को क्षमा करने का अधिकार है। अनुच्छेद 161 आर्टिकल 161, इसके तहत राज्य के राज्यपाल को राज्य कानून के तहत आने वाले मामलों में क्षमा करने का अधिकार है, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड डेथ पेनल्टी को पूरी तरह क्षमा नहीं कर सकते। प्रश्न, डिफाइन पुलिस बाय पुलिस को परिभाषित कीजिए। उत्तर, पुलिस राज्य सरकार या कार्यपालिका का एक ऐसा संगठित नागरिक बल सिविल फोर्स है जिसका प्राथमिक कार्य समाज में कानून और व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना, अपराधों को रोकना, अपराधियों का पता लगाना और आम नागरिकों के जीवन व संपत्ति की रक्षा करना है। कानूनी और सामान्य अर्थों में पुलिस को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जा सकता है। पुलिस अधिनियम 1861 के अनुसार पुलिस एक ऐसा बल है जिसे राज्य सरकार द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नामांकित और नियुक्त किया जाता है।
इसके तहत पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है कि वह सक्षम प्राधिकारी, मजिस्ट्रेट या अदालत द्वारा जारी किए गए सभी आदेशों और वारंटों का तुरंत पालन करे और उन्हें तामील कराए। कार्य और दायित्व के आधार पर परिभाषा। पुलिस राज्य की वह प्रशासनिक शाखा है जो समाज में शांति सुरक्षा सुनिश्चित करती है। ये आपराधिक न्याय प्रणाली, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की पहली इकाई होती है जो अपराध की सूचना मिलने पर प्राथमिकी एफआईआर दर्ज करती है, मामले की जांच इन्वेस्टिगेशन करती है और सबूत इकट्ठा करके आरोपियों को अदालत के सामने पेश करती है। प्रश्न: व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय व्हाइट कॉलर क्राइम? व्हाइट पॉन सफेद पोश अपराध से आप क्या समझते हैं? उत्तर: सफेद पोश अपराध व्हाइट कॉलर क्राइम से तात्पर्य ऐसे गैर हिंसक अपराधों से है जो समाज में उच्च सामाजिक और आर्थिक स्थिति वाले व्यक्तियों द्वारा अपने व्यवसाय या पेशेवर गतिविधियों के दौरान अपने निजी या संस्थागत लाभ के लिए किए जाते हैं। इस अवधारणा को सबसे पहले वर्ष 1939 में अमेरिकी समाजशास्त्री और अपराधशास्त्री एडविन सदरलैंड ने परिभाषित किया था। उनके अनुसार यह समाज के सम्मानित और उच्च पदस्थ व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला कानून का उल्लंघन है। सफेदपोश अपराध की मुख्य विशेषताएं और उदाहरण निम्नलिखित हैं। बिना हिंसा के अपराध। इन अपराधों में शारीरिक हिंसा, हथियार या बल का प्रयोग नहीं होता है। ये मुख्य रूप से धोखे, विश्वासघात, तकनीकी ज्ञान और कागजी हेरफेर पर आधारित होते हैं। आर्थिक लाभ का उद्देश्य। इनका मुख्य लक्ष्य अवैध रूप से धन कमाना, टैक्स बचाना या वित्तीय लाभ प्राप्त करना होता है। प्रमुख उदाहरण इसके अंतर्गत भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, टैक्स चोरी, टैक्स इवेजन, बैंक धोखाधड़ी, इनसाइडर ट्रेडिंग, शेयर बाजार में हेराफेरी, मनी लॉन्ड्रिंग, काले धन को वैध बनाना, साइबर अपराध और कॉरपोरेट घोटाले आते हैं। समाज पर प्रभाव। हालांकि इनमें कोई शारीरिक हिंसा नहीं दिखती, लेकिन ये देश की अर्थव्यवस्था को बहुत गहरा नुकसान पहुंचाते हैं और आम जनता का व्यवस्था पर से विश्वास कम करते हैं। प्रश्न: व्हाट इज यूथनेशिया? बाई इच्छा मृत्यु क्या है? उत्तर: इच्छा मृत्यु यूथनेशिया का अर्थ है किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन को जानबूझकर और पीड़ा रहित तरीके से समाप्त करना जो किसी अत्यंत दर्दनाक, लाइलाज बीमारी या गंभीर शारीरिक अक्षमता से पीड़ित हो और जिसके ठीक होने की कोई गुंजाइश न बची हो। इसका मुख्य उद्देश्य मरीज को असहनीय और अंतहीन दर्द से मुक्ति दिलाना होता है। इसे अंग्रेजी में मर्सी किलिंग या दया मृत्यु भी कहा जाता है। चिकित्सा और कानून विज्ञान में इच्छा मृत्यु को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। सक्रिय इच्छा मृत्यु, एक्टिव यूथनेशिया। इसमें मरीज की जान लेने के लिए किसी सक्रिय बाहरी साधन का उपयोग किया जाता है, जैसे कि उसे कोई जहरीला इंजेक्शन या दवा देना। भारत सहित दुनिया के अधिकांश देशों में इसे पूरी तरह अवैध माना जाता है और इसे हत्या या आत्महत्या के लिए उकसाने के बराबर अपराध माना जाता है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, पैसिव यूथनेशिया। इसमें मरीज को जीवित रखने वाले कृत्रिम साधनों जैसे वेंटिलेटर, लाइफ सपोर्ट सिस्टम या भोजन की नली को हटा दिया जाता है या उसका इलाज बंद कर दिया जाता है, जिससे मरीज की प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो जाती है। भारत में कानूनी स्थिति। भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2018 में कॉमन कॉज बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक मामले में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, पैसिव यूथनेशिया को कानूनी मान्यता दी थी। न्यायालय ने कहा कि सम्मान से मरना भी संविधान के अनुच्छेद 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के तहत जीवन के अधिकार का ही एक हिस्सा है। इसके लिए भारत में लिविंग विल या इच्छा पत्र का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत कोई व्यक्ति स्वस्थ रहते हुए पहले ही यह लिख कर दे सकता है कि यदि भविष्य में वह ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जहां उसका ठीक होना असंभव हो तो उसे लाइफ सपोर्ट पर न रखा जाए। प्रश्न: व्हाट डू यू मीन बाय जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी? बाय किशोर अपचारिता से आप क्या समझते हैं? उत्तर: किशोर अपचारिता जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी का अर्थ है किसी ऐसे बच्चे या नाबालिग व्यक्ति द्वारा समाज विरोधी या गैर कानूनी कार्य किया जाना जिसे कानूनन वयस्क एडल्ट न माना गया हो। जब कोई बच्चा समाज के स्थापित नियमों, सामाजिक मानदंडों और देश के आपराधिक कानूनों का उल्लंघन करता है तो उसे किशोर अपचारी जुवेनाइल डिलिंक्वेंट कहा जाता है। सरल शब्दों में बच्चों द्वारा किए जाने वाले अपराधों को ही किशोर अपचारिता कहते हैं। किशोर अपचारिता की मुख्य अवधारणा और कानूनी प्रावधान निम्नलिखित हैं। आयु की सीमा। भारत में किशोर न्याय, बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट के तहत आमतौर पर 18 वर्ष से कम आयु के लड़के या लड़की को किशोर जुवेनाइल माना जाता है। इस आयु सीमा से कम के बच्चे द्वारा किया गया कोई भी अपराध किशोर अपचारिता के अंतर्गत आता है।
कानूनी दृष्टिकोण। आपराधिक कानून में माना जाता है कि बच्चों में अच्छे और बुरे को पूरी तरह समझने की मानसिक परिपक्वता, मेंस रिया या आपराधिक मनःस्थिति नहीं होती है। इसलिए उन्हें सामान्य अपराधियों की तरह नियमित जेलों में नहीं भेजा जाता और न ही उन पर सामान्य अदालतों में मुकदमा चलाया जाता है। न्यायिक प्रक्रिया और सुधार। किशोर अपचारियों के मामलों की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा की जाती है। इन्हें सजा देने के बजाय विशेष गृह, स्पेशल होम्स या प्रेक्षण गृह, ऑब्जर्वेशन होम्स में भेजा जाता है, जहां उनका मुख्य उद्देश्य काउंसलिंग, शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से सुधार करना होता है। गंभीर अपराधों में अपवाद। कानून के अनुसार यदि 16 से 18 वर्ष के बीच का कोई किशोर कोई जघन्य अपराध जैसे बलात्कार या हत्या करता है, तो परिस्थितियों और उसकी मानसिक स्थिति की जांच करने के बाद किशोर न्याय बोर्ड यह तय कर सकता है कि उस पर एक वयस्क एडल्ट की तरह सामान्य अदालत में मुकदमा चलाया जाए या नहीं। प्रश्न: व्हाट डू यू मीन बाय मॉडल जेल? बाइटार आदर्श कारागार से आप क्या समझते हैं? उत्तर: आदर्श कारागार मॉडल जेल से तात्पर्य एक ऐसी आधुनिक और सुधारात्मक जेल व्यवस्था से है जिसका मुख्य उद्देश्य कैदियों को केवल कठोर दंड देना नहीं, बल्कि उनके व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाकर उन्हें सुधारना और समाज के लिए उपयोगी नागरिक बनाना है। ये पारंपरिक जेलों, जहां केवल बंद रखने और दंड देने पर जोर होता है, के विपरीत सुधारात्मक सिद्धांत रिफॉर्मेटिव थियोरी पर आधारित होती है। आदर्श कारागार की मुख्य विशेषताएं और अवधारणा निम्नलिखित हैं। मानवीय दृष्टिकोण। आदर्श कारागार में कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाता है। उन्हें जीने के लिए बुनियादी और स्वच्छ सुविधाएं जैसे बेहतर भोजन, चिकित्सा, साफ सफाई और रहने के लिए पर्याप्त जगह दी जाती है। शिक्षा और कौशल विकास। इन जेलों में कैदियों की शिक्षा, एजुकेशन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके साथ ही उन्हें कंप्यूटर, सिलाई, कारपेंट्री, हस्तशिल्प और कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण, वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाता है, ताकि जेल से छूटने के बाद वे अपनी आजीविका कमा सकें। मानसिक और आध्यात्मिक सुधार। कैदियों के मानसिक तनाव और आपराधिक प्रवृत्तियों को कम करने के लिए जेल परिसर में नियमित रूप से योग, ध्यान, नैतिक शिक्षा, खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। खुली जेल, ओपन जेल की अवधारणा। कई आदर्श कारागारों में अर्ध खुली या खुली जेल की व्यवस्था होती है, जहां अच्छे आचरण वाले कैदियों को दिन के समय जेल परिसर से बाहर जाकर काम करने और अपने परिवार से मिलने की सीमित स्वतंत्रता दी जाती है, जिससे वे समाज से पूरी तरह कटे हुए महसूस न करें। भारत में उदाहरण। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित आदर्श कारागार इसका एक प्रमुख उदाहरण है, जहां कैदियों के सुधार और पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन के लिए कई आधुनिक और सुधारात्मक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रश्न: डिफाइन सब कल्चर थ्योरी उपसंस्कृति सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। उत्तर: अपराध शास्त्र क्रिमिनोलॉजी के अंतर्गत उपसंस्कृति सिद्धांत सब कल्चर थ्योरी यह स्पष्ट करता है कि समाज के भीतर कुछ ऐसे छोटे समूह या समुदाय विकसित हो जाते हैं जिनके मूल्य, नियम और मान्यताएं मुख्य समाज, मेनस्ट्रीम सोसाइटी की सामान्य संस्कृति से बिल्कुल अलग या उसके विपरीत होती हैं। जब इन समूहों की अपनी विशेष संस्कृति, जिसे उपसंस्कृति कहा जाता है, कानून का उल्लंघन करने को बढ़ावा देती है, तो वहां अपराध जन्म लेता है। इस सिद्धांत की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। उत्पत्ति और विकास। इस सिद्धांत का विकास मुख्य रूप से अमेरिकी समाजशास्त्रियों जैसे अल्बर्ट कोहेन, रिचर्ड क्लोवार्ड और लॉयड ओहलन द्वारा किया गया था। कोहेन ने विशेष रूप से झुग्गी झोपड़ियों और कम आय वाले क्षेत्रों के युवा गिरोहों, यूथ गैंग्स के व्यवहार को समझने के लिए इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। मुख्य समाज से हताशा। समाज के गरीब या निचले तबके के युवा जब आर्थिक तंगी या सामाजिक भेदभाव के कारण मुख्य समाज द्वारा निर्धारित लक्ष्यों जैसे अच्छी नौकरी, धन, मान सम्मान को कानूनी तरीकों से हासिल नहीं कर पाते, तो उनमें एक प्रकार की हताशा, स्टेटस फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। वैकल्पिक नियमों का निर्माण। इस हताशा से निपटने के लिए ये युवा आपस में मिलकर अपना एक अलग समूह बना लेते हैं। इस समूह में सम्मान पाने के नियम मुख्य समाज से बिल्कुल उल्टे होते हैं। उदाहरण के लिए, मुख्य समाज में जहां चोरी या हिंसा को बुरा माना जाता है, वहीं इस उपसंस्कृति वाले गिरोह में सबसे बड़ी चोरी या सबसे ज्यादा हिंसा करने वाले को सबसे अधिक सम्मान और ऊंचा पद दिया जाता है। अपराध का सामान्यीकरण। इस उपसंस्कृति में रहने वाले व्यक्तियों के लिए अपराध करना कोई गलत काम नहीं, बल्कि उनके समूह का एक सामान्य नियम बन जाता है। वे अपने समूह के प्रति वफादार रहने के लिए आपराधिक गतिविधियों को सही मानने लगते हैं। प्रश्न: व्हाट डू यू मीन बाय विक्टिम? बाइपीड़ित से आप क्या अर्थ समझते हैं? उत्तर: कानून और अपराध शास्त्र क्रिमिनोलॉजी के अंतर्गत पीड़ित, विक्टिम से तात्पर्य
उस व्यक्ति से है जिसे किसी अन्य व्यक्ति, समूह या संस्था द्वारा किए गए गैर कानूनी कार्य, अपराध या कानून के उल्लंघन के कारण सीधे तौर पर शारीरिक, मानसिक, वित्तीय या भावनात्मक नुकसान पहुंचा हो। भारतीय कानून और वैश्विक संदर्भ में पीड़ित की परिभाषा को निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के अनुसार भारत के आपराधिक कानून के तहत पीड़ित, विक्टिम, वह व्यक्ति है जिसे किसी ऐसे कार्य या चूक, एक्ट और ओमिशन के कारण कोई चोट, हानि या नुकसान पहुंचा है जिसके लिए आरोपी व्यक्ति पर कानूनन आरोप लगाया गया है। परिजनों और आश्रितों का शामिल होना। कानूनी परिभाषा के अनुसार पीड़ित शब्द के अंतर्गत केवल वही व्यक्ति नहीं आता जिसके साथ अपराध हुआ है, बल्कि उसके अभिभावक, गार्डियंस और कानूनी वारिस, लीगल एयर्स या आश्रित भी शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है तो कानून की नज़र में उसका परिवार भी पीड़ित माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की परिभाषा। संयुक्त राष्ट्र संघ के 1985 के घोषणापत्र के अनुसार पीड़ित वे व्यक्ति हैं जिन्होंने व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से शारीरिक या मानसिक चोट, भावनात्मक पीड़ा, आर्थिक नुकसान या अपने मौलिक अधिकारों का गंभीर हनन झेला हो। नुकसान के प्रकार। एक पीड़ित को विभिन्न प्रकार के नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, जैसे शारीरिक हानि, मारपीट, बलात्कार या हमले के कारण लगी चोटें। आर्थिक हानि, चोरी, धोखाधड़ी या सफेदपोश अपराधों के कारण धन का नुकसान। मानसिक और भावनात्मक आघात, अपराध के बाद पैदा होने वाला डर, तनाव या अवसाद। प्रश्न: कैपिटल पनिशमेंट इज इनह्यूमन, क्रिटिकली इवैल्यूएट दिस स्टेटमेंट अपॉन। मृत्युदंड अमानवीय है, इस कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। उत्तर: मृत्युदंड अमानवीय है। ये कथन आधुनिक मानवाधिकार और अपराध शास्त्र क्रिमिनोलॉजी के बीच सबसे अधिक विवादास्पद विषयों में से एक है। इस कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन दो मुख्य दृष्टिकोणों, इसके विरोध और इसके पक्ष के आधार पर किया जा सकता है। 1. मृत्युदंड के विरोध में तर्क। कथन के समर्थन में मानवाधिकारों का हनन। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी मानवाधिकार संस्थाओं का मानना है कि जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, एक मौलिक और प्राकृतिक अधिकार है। राज्य को किसी भी नागरिक का जीवन छीनने का अधिकार नहीं होना चाहिए, चाहे उसने कितना भी गंभीर अपराध क्यों न किया हो। इस दृष्टिकोण से मृत्युदंड क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक है। सुधार की संभावना का अंततः यह सजा अपराध शास्त्र के सुधारात्मक सिद्धांत, रिफॉर्मेटिव थ्योरी के पूरी तरह खिलाफ है। मृत्युदंड देने से अपराधी को सुधरने और समाज के लिए एक बेहतर इंसान बनने का मौका हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अपरिवर्तनीयता, इनरिवर्सिबिलिटी। न्यायिक प्रणाली इंसानों द्वारा चलाई जाती है, इसलिए इसमें गलती की गुंजाइश हमेशा रहती है। यदि किसी निर्दोष व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया जाए तो उस गलती को कभी सुधारा नहीं जा सकता। इतिहास में ऐसे कई मामले आए हैं जहां बाद में सबूत मिलने पर मृत व्यक्ति निर्दोष साबित हुआ। 2. मृत्युदंड के पक्ष में तर्क। कथन के विरोध में निवारक प्रभाव, डिटरेंट इफेक्ट। मृत्युदंड के समर्थकों का मानना है कि ये समाज में एक कड़ा संदेश देता है। कठोरतम अपराधों जैसे जघन्य बलात्कार और आतंकवाद के लिए मृत्युदंड का डर अन्य अपराधियों के मन में खौफ पैदा करता है, जिससे भविष्य में ऐसे अपराधों पर रोक लगती है। प्रतिशोधात्मक न्याय, रेट्रिब्यूटिव जस्टिस, यह जैसे को तैसा के नियम पर आधारित है। कुछ अपराध जैसे निर्दोष बच्चों या सामूहिक हत्याएं इतने भयानक होते हैं कि समाज का सामूहिक विवेक अपराधी के लिए केवल मृत्युदंड को ही न्यायसंगत मानता है। ऐसे मामलों में आजीवन कारावास पीड़ितों के प्रति अन्याय जैसा प्रतीत होता है। समाज की सुरक्षा। कुछ खूंखार और आदतन अपराधी समाज के लिए इतने बड़े खतरे बन जाते हैं कि उन्हें जेल में रखना भी सुरक्षित नहीं होता। वे जेल के अंदर से भी अपनी आपराधिक गतिविधियां चला सकते हैं, इसलिए समाज को पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए उन्हें खत्म करना आवश्यक माना जाता है। निष्कर्ष: भारतीय कानूनी दृष्टिकोण। भारत में मृत्युदंड को पूरी तरह समाप्त नहीं किया गया है, लेकिन इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए न्यायपालिका ने एक संतुलित रास्ता अपनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980 के ऐतिहासिक मामले में यह सिद्धांत तय किया कि मृत्युदंड केवल दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही दिया जाना चाहिए, जहां अपराध की क्रूरता अत्यंत भीषण हो और अपराधी के सुधरने की कोई गुंजाइश न बची हो। प्रश्न: एक्सप्लेन द रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। बर्टैंड के सुधारात्मक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। उत्तर: दंड के सुधारात्मक सिद्धांत, रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, का मुख्य आधार ये है कि दंड का उद्देश्य अपराधी को शारीरिक या मानसिक पीड़ा देना या उससे बदला लेना नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके चरित्र और सोच में सकारात्मक बदलाव लाना होना चाहिए।
यह सिद्धांत आधुनिक अपराधशास्त्र, मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी और मानवाधिकारों पर आधारित है। इस सिद्धांत की मुख्य अवधारणा और विशेषताएं निम्नलिखित हैं। मूल मंत्र, कोर फिलॉसफी। इस सिद्धांत का प्रसिद्ध नारा है, अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं, हेट द क्राइम नॉट द क्रिमिनल। इसका मानना है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक परिस्थितियां या मानसिक स्थिति उसे अपराध करने पर मजबूर कर देती हैं। बीमारी के रूप में अपराध। सुधारात्मक सिद्धांत अपराध को एक शारीरिक या मानसिक बीमारी की तरह देखता है और अपराधी को एक मरीज मानता है। जैसे अस्पताल में मरीज का इलाज करके उसे ठीक किया जाता है, वैसे ही जेलों में अपराधी की आपराधिक प्रवृत्ति का इलाज करके उसे सुधारा जाना चाहिए। जेलों का आधुनिकीकरण। यह सिद्धांत पारंपरिक और क्रूर जेल व्यवस्था का विरोध करता है। इसके अनुसार जेलों को दंड गृह के बजाय सुधार गृह, रिफॉर्म होम्स या पुनर्वास केंद्र के रूप में बदला जाना चाहिए। सुधार के साधन। अपराधियों के पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन के लिए जेलों में शिक्षा, नैतिक और आध्यात्मिक कक्षाएं, योग, ध्यान और विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे कंप्यूटर, कृषि, हस्तशिल्प दिए जाते हैं। इसका उद्देश्य ये होता है कि जेल से छूटने के बाद अपराधी समाज की मुख्यधारा में लौट सके और सम्मानजनक आजीविका कमा सके। विशेष कानूनी प्रावधान। यह सिद्धांत विशेष रूप से बच्चों और पहली बार अपराध करने वाले व्यक्तियों पर लागू होता है। भारत में किशोर न्याय अधिनियम, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट इसी सुधारात्मक सिद्धांत पर आधारित हैं, जहां अपराधियों को जेल भेजने के बजाय प्रोबेशन, परिवीक्षा या पैरोल पर सुधरने का मौका दिया जाता है। आलोचना। हालांकि ये सिद्धांत अत्यंत मानवीय है, लेकिन आलोचकों का मानना है कि ये खूंखार, आदतन और पेशेवर अपराधियों जैसे आतंकवादी या क्रूर हत्यारे पर बेअसर साबित होता है। यदि जेलें बहुत आरामदायक हो जाएं और दंड का भय खत्म हो जाए तो समाज में अपराध बढ़ने का खतरा भी पैदा हो सकता है। प्रश्न, व्हाट आर कॉजेज बिहाइंड मेकिंग ऑफ रेसिडिविस्ट? बयेटा अभ्यस्त अपराधियों के बनने के क्या कारण हैं? उत्तर, अपराध शास्त्र, क्रिमिनोलॉजी में अभ्यस्त अपराधी या पुनरावर्ती अपराधी, रेसिडिविस्ट, उस व्यक्ति को कहा जाता है जो एक बार अपराध की सजा काटने के बाद भी सुधरता नहीं है और जेल से छूटने के बाद दोबारा बार बार अपराध करता है। किसी अपराधी के अभ्यस्त अपराधी बनने के पीछे कई सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और व्यवस्थागत कारण होते हैं जो निम्नलिखित हैं। सामाजिक बहिष्कार और कलंक, सोशल स्टिग्मा। जब कोई व्यक्ति जेल से सजा काटकर बाहर आता है तो समाज उसे आसानी से स्वीकार नहीं करता। उसे अपराधी या कैदी का कलंक झेलना पड़ता है। समाज, पड़ोस और यहाँ तक कि कभी कभी परिवार द्वारा भी उसका बहिष्कार कर दिया जाता है। इस सामाजिक अकेलेपन और तिरस्कार के कारण वो निराश होकर दोबारा अपराध की दुनिया में लौट जाता है। आर्थिक तंगी और बेरोजगारी, इकोनॉमिक हार्डशिप, आपराधिक पृष्ठभूमि, क्रिमिनल रिकॉर्ड होने के कारण जेल से छूटे व्यक्ति को कोई भी आसानी से नौकरी या काम नहीं देता। आजीविका कमाने का कोई कानूनी साधन न मिलने पर भूख और गरीबी से मजबूर होकर वह अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फिर से चोरी, डकैती या अन्य अपराधों का सहारा लेता है। पारंपरिक जेलों का दूषित माहौल, प्रिजनाइजेशन। कई बार जेलें अपराधियों को सुधारने के बजाय उन्हें अधिक खूंखार बना देती हैं। जेल के अंदर पहली बार अपराध करने वाले छोटे अपराधी जब लंबे समय तक आदतन और पेशेवर अपराधियों के साथ रहते हैं तो वे अपराध के नए तौर तरीके सीख जाते हैं। इसे अपराध शास्त्र में जेलों का सहवास प्रभाव कहा जाता है। पुनर्वास की कमी, लैक ऑफ रिहेबिलिटेशन। यदि जेल प्रशासन द्वारा कैदियों के मानसिक सुधार, काउंसलिंग और व्यावसायिक प्रशिक्षण, वोकेशनल ट्रेनिंग पर ध्यान नहीं दिया जाता तो अपराधी की मानसिक सोच में कोई बदलाव नहीं आता। बिना किसी सुधारात्मक मार्गदर्शन के जेल से बाहर आने पर वो पुराने ढर्रे पर ही काम करने लगता है। मनोवैज्ञानिक और व्यक्तिगत कारण, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। कुछ अपराधियों में मानसिक विकृति, आवेगी स्वभाव, इम्पल्सिविटी या संवेगों पर नियंत्रण की कमी होती है। कुछ लोगों को कानून तोड़ने में एक मानसिक संतुष्टि या रोमांच मिलने लगता है जो उन्हें बार बार अपराध करने की ओर धकेलता है। पुरानी आपराधिक संगति, एसोसिएशन विद क्रिमिनल गैंग्स। जेल से छूटने के बाद यदि व्यक्ति दोबारा अपने पुराने अपराधी दोस्तों या गिरोह गैंग के संपर्क में आ जाता है तो दबाव या लालच के कारण उसका दोबारा अपराध के दलदल में फंसना लगभग तय हो जाता है। प्रश्न, एक्सप्लेन कॉजेज ऑफ सेक्स डिलिंक्वेंसी .पॉर्न। यौन अपचारिता के कारणों की व्याख्या कीजिए। उत्तर, यौन अपचारिता, सेक्स डिलिंक्वेंसी से तात्पर्य समाज द्वारा स्थापित नैतिक, सामाजिक और कानूनी नियमों का उल्लंघन करके किए जाने वाले अनुचित या अवैध यौन व्यवहार से है। विशेषकर किशोरों और युवाओं में इस प्रवृत्ति का पाया जाना एक गंभीर सामाजिक समस्या है। इसके पीछे किसी एक कारक के बजाय जैविक, सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कारणों का एक जटिल मिश्रण होता है जो निम्नलिखित हैं।
जैविक और शारीरिक कारण, बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कॉजेज। किशोरावस्था एडोलेसेंस के दौरान मानव शरीर में तीव्र हार्मोनल बदलाव होते हैं। कामेच्छा सेक्स ड्राइव का अचानक बढ़ना और उस पर मानसिक नियंत्रण न रख पाना युवाओं को यौन अपचारिता की ओर ले जाता है। कुछ मामलों में आनुवंशिक या मानसिक असंतुलन भी इसके लिए जिम्मेदार होता है। पारिवारिक माहौल और उपेक्षा, ब्रोकन होम्स एंड फैमिली एनवायरनमेंट। जिन बच्चों के माता पिता के बीच अक्सर झगड़े होते हैं, जिनका परिवार बिखरा हुआ ब्रोकन फैमिली होता है, या जहां बच्चों पर उचित पारिवारिक नियंत्रण और ध्यान नहीं दिया जाता, वहां बच्चे अक्सर भटक जाते हैं। माता पिता द्वारा यौन शिक्षा, सेक्स एजुकेशन न देना या इस विषय पर बात करने को वर्जित मानना भी बच्चों में गलत स्रोतों से अधूरी जानकारी लेने की प्रवृत्ति बढ़ाता है। इंटरनेट और अश्लील सामग्री का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट एंड पोर्नोग्राफी। आधुनिक युग में स्मार्टफोन और इंटरनेट की आसान पहुंच के कारण अश्लील सामग्री, पोर्नोग्राफी देखना बहुत आम हो गया है। यह सामग्री बच्चों और युवाओं के दिमाग पर गहरा नकारात्मक असर डालती है, जिससे उनके मन में यौन संबंधों को लेकर अवास्तविक और विकृत धारणाएं बन जाती हैं और वे वास्तविक जीवन में भी वैसा व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। दूषित संगति का प्रभाव, पीयर प्रेशर। किशोरावस्था में दोस्तों का प्रभाव सबसे अधिक होता है। यदि कोई युवा ऐसे अपराधी या अनैतिक आचरण वाले दोस्तों के समूह में उठना बैठना शुरू कर देता है जो यौन दुराचार को बहादुरी या रोमांच का काम मानते हैं, तो वह भी दबाव या दिखावे में आकर यौन अपचारिता का शिकार हो जाता है। मनोवैज्ञानिक और व्यक्तिगत कारण, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। मानसिक तनाव, हीन भावना, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। बचपन में किसी प्रकार का यौन उत्पीड़न या आघात, ट्रॉमा झेलना या संवेगों, इमोशंस पर नियंत्रण की कमी होना व्यक्ति को आक्रामक और यौन रूप से विचलित बना देता है। सामाजिक और नैतिक मूल्यों में गिरावट, डिक्लाइन इन मॉरल वैल्यूज। समाज में तेजी से हो रहे सांस्कृतिक बदलाव, पश्चिमीकरण का अंधानुकरण और पारंपरिक नैतिक मूल्यों में कमी के कारण युवा अक्सर सही और गलत के बीच का अंतर भूल जाते हैं। कानून के डर की कमी और मनोरंजन के साधनों में अत्यधिक कामुकता का प्रदर्शन भी इसे बढ़ावा देता है। प्रश्न, डिस्कस द स्ट्रक्चरल सिस्टम ऑफ पुलिस फोर्स इन इंडिया। भारत में पुलिस बल की संरचनात्मक व्यवस्था की व्याख्या कीजिए। उत्तर, भारत में पुलिस बल की संरचनात्मक व्यवस्था मुख्य रूप से भारतीय संविधान और पुलिस अधिनियम 1861, पुलिस एक्ट 1861 पर आधारित है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत पुलिस और लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर को राज्य सूची, स्टेट लिस्ट का विषय बनाया गया है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक राज्य का अपना अलग पुलिस बल होता है, जिसका नियंत्रण राज्य सरकार के पास होता है। इसके साथ ही केंद्र सरकार के पास भी कुछ विशेष संघीय एजेंसियां होती हैं। भारत में पुलिस बल की संरचना को 2 मुख्य स्तरों पर समझा जा सकता है। 1. राज्य स्तर पर पुलिस संरचना, स्टेट लेवल स्ट्रक्चर। प्रत्येक राज्य में पुलिस बल का एक पिरामिड नुमा ढांचा होता है, जिसका नेतृत्व शीर्ष स्तर से लेकर जमीनी स्तर तक इस प्रकार होता है। महानिदेशक, डीजीपी, पुलिस महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, राज्य के पुलिस बल का सर्वोच्च प्रमुख होता है। यह सीधे राज्य सरकार, गृह मंत्रालय के प्रति जवाबदेह होता है। रेंज और जोन स्तर, जोन एंड रेंज। प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य को पुलिस जोनों, जिसका प्रमुख आईजी होता है, और पुलिस रेंजों, जिसका प्रमुख डीआईजी डिग होता है, में बांटा जाता है। जिला स्तर, डिस्ट्रिक्ट लेवल -एसपी। जिला स्तर पर पुलिस व्यवस्था का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस -एसपी करता है। जिला स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसपी जिले के जिलाधिकारी, डीएम के साथ मिलकर काम करता है। बड़े शहरों में कमिश्नरी प्रणाली लागू होती है, जहां पुलिस कमिश्नर के पास सीधे मजिस्ट्रेट की शक्तियां होती हैं। अनुमंडल और सर्किल स्तर, सब डिवीजन और सर्कल -डीएसपी इंस्पेक्टर। जिले को कई अनुमंडलों में बांटा जाता है, जिसका प्रमुख पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी या सहायक पुलिस आयुक्त एसीपी होता है। इसके नीचे पुलिस इंस्पेक्टर के नियंत्रण में सर्किल होते हैं। थाना स्तर, पुलिस स्टेशन -एसएचओ। ये पुलिसिंग की सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई है। थाने का प्रभारी निरीक्षक, इंस्पेक्टर या उप निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर होता है, जिसे थाना प्रभारी एसएचओ कहा जाता है। इसके नीचे सहायक उप निरीक्षक, एएसआई, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल होते हैं, जो सीधे जनता से जुड़े होते हैं। 2. केंद्रीय स्तर पर पुलिस संरचना, सेंट्रल लेवल स्ट्रक्चर। यद्यपि सामान्य कानून व्यवस्था राज्यों का विषय है, लेकिन केंद्र सरकार, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कुछ विशेष पुलिस बल और जांच एजेंसियां काम करती हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और विशेष जांच का काम संभालती हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, सीएपीएफ, इसके अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीआरपीएफ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सीआईएसएफ और भारत तिब्बत सीमा पुलिस,
आईटीबीपी जैसे बल आते हैं जो आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की रक्षा करते हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियां, इसके तहत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए और खुफिया ब्यूरो आईबी जैसी एजेंसियां शामिल हैं जो आतंकवाद, बड़े घोटालों और अंतर्राज्यीय अपराधों की जांच करती हैं। प्रश्न, व्हाट आर कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग क्राइम्स इन इंडिया? बाई भारत में अपराधों में वृद्धि के क्या कारण हैं? उत्तर, भारत में अपराधों की बढ़ती संख्या एक गंभीर और चिंताजनक समस्या है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में अपराध बढ़ने के पीछे कोई एक कारण नहीं है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी और व्यवस्थागत कारकों का एक समूह जिम्मेदार है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। आर्थिक असमानता और बेरोजगारी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। देश में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा आज भी अत्यधिक गरीबी और आर्थिक तंगी में जी रहा है। युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी, रोजगार के अवसरों की कमी और अमीर गरीब के बीच की गहरी खाई उन्हें अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने या शॉर्टकट से अमीर बनने के लिए चोरी, डकैती, जबरन वसूली और साइबर अपराध जैसे रास्तों पर धकेलती है। तीव्र शहरीकरण और प्रवासन, रैपिड अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन। शहरों का तेजी से और अनियोजित विकास अपराध बढ़ाने में बड़ा योगदान दे रहा है। बेहतर जीवन की तलाश में गांवों से शहरों की ओर बड़े पैमाने पर लोग पलायन करते हैं। शहरों में रहने की जगह की कमी से झुग्गी झोपड़ियों स्लम्स का निर्माण होता है, जहां का दूषित माहौल, तंगी और अकेलापन आपराधिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देता है। तकनीक और इंटरनेट का दुरुपयोग, मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट। डिजिटल इंडिया के इस दौर में साइबर अपराध, साइबर क्राइम्स बहुत तेजी से बढ़े हैं। तकनीकी साक्षरता की कमी और सुरक्षा खामियों के कारण ऑनलाइन धोखाधड़ी, डेटा चोरी, बैंक फ्रॉड और सोशल मीडिया के जरिए महिलाओं व बच्चों का उत्पीड़न आम हो गया है। इसके अलावा इंटरनेट पर अश्लील और हिंसक सामग्री की आसान पहुंच भी युवाओं की मानसिकता को विकृत कर रही है। न्यायिक और पुलिस प्रणाली में कमियां, लूपहोल्स इन जुडिशियल एंड पुलिस सिस्टम। भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली पर मुकदमों का अत्यधिक बोझ है, जिससे पीड़ितों को न्याय मिलने में सालों लग जाते हैं। देरी से मिला न्याय, न्याय न मिलने के बराबर है। अदालती कार्यवाही का लंबा खिंचना और सजा दर, कन्विक्शन रेट का कम होना अपराधियों के मन से कानून का डर खत्म कर देता है। इसके साथ ही पुलिस बल में आधुनिक संसाधनों, आधुनिक जांच तकनीकों और जनशक्ति की कमी भी अपराधों को रोकने में बाधक है। नैतिक और सामाजिक मूल्यों में गिरावट, डिक्लाइन इन मॉरल एंड सोशल वैल्यूज। आधुनिक जीवन शैली और भौतिकवादी सोच के कारण समाज में पारंपरिक और नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ है। परिवार का नियंत्रण ढीला होने, नशे की लत, शराब और ड्रग्स के बढ़ने और सहिष्णुता, टॉलरेंस की कमी के कारण मामूली विवाद भी गंभीर अपराधों जैसे रोड रेज या हत्या का रूप ले लेते हैं। राजनीति और अपराध का गठजोड़, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति का अपराधीकरण भी कानून व्यवस्था को कमजोर करता है। शक्तिशाली अपराधियों को मिलने वाला राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण उन्हें कानून से बचने में मदद करता है, जिससे समाज में ये संदेश जाता है कि बाहुबल और पैसे के दम पर अपराध करके भी बचा जा सकता है। प्रश्न, व्हाट आर प्रोटेक्शंस अवेलेबल टू क्रिमिनल्स अंडर लॉ? बाइटी विधि के अंतर्गत अपराधियों को क्या सुरक्षा उपलब्ध है? उत्तर, भारतीय कानूनी प्रणाली और संविधान के अंतर्गत किसी भी आरोपी या अपराधी को कुछ मौलिक और कानूनी सुरक्षा अधिकार, प्रोटेक्शंस, सेफगार्ड्स दिए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य या पुलिस अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके और प्रत्येक व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई, फेयर ट्रायल का अवसर मिले। कानून का एक मूल सिद्धांत है, जब तक अपराध साबित न हो जाए तब तक हर व्यक्ति निर्दोष है। संविधान और आपराधिक कानून के तहत उपलब्ध मुख्य सुरक्षा अधिकार निम्नलिखित हैं। दोहरे दंड से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेपडी। संविधान के अनुच्छेद 20(2) के अनुसार किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित, प्रोसिक्यूटेड और दंडित नहीं किया जा सकता। अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अनुच्छेद 20(3) के तहत किसी भी आरोपी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाह बनने या बयान देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसी कारण पुलिस कस्टडी में दिए गए बयान को अदालत में प्राथमिक सबूत नहीं माना जाता। कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। अनुच्छेद 20(1) यह सुरक्षा देता है कि किसी व्यक्ति को केवल उसी कानून के उल्लंघन के लिए सजा दी जा सकती है जो अपराध करते समय लागू था। अपराध करने के बाद बने किसी नए कानून के तहत उसे पुरानी तारीख से सजा नहीं दी जा सकती, न ही उसकी सजा बढ़ाई जा सकती है। गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार, राइट टू नो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। अनुच्छेद 22(1) और दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस के तहत पुलिस जब भी किसी को गिरफ्तार करती है तो उसे गिरफ्तारी का कारण और यह बताना अनिवार्य है कि उसे जमानत पाने का अधिकार है या नहीं।
पसंद के वकील से परामर्श का अधिकार, राइट टू कंसल्ट अ लॉयर। प्रत्येक आरोपी को अपनी पसंद के कानूनी सलाहकार वकील से मिलने, परामर्श करने और अदालत में अपना बचाव करने का पूरा अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है और वकील नहीं रख सकता, तो अनुच्छेद 39A के तहत राज्य उसे सरकारी खर्च पर मुफ्त कानूनी सहायता, फ्री लीगल एड प्रदान करता है। 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेशी का अधिकार, राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मैजिस्ट्रेट। अनुच्छेद 22(2) के अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना पुलिस किसी को 24 घंटे से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती। अमानवीय व्यवहार और प्रताड़ना से सुरक्षा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट टॉर्चर। अनुच्छेद 21 जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार के तहत हिरासत में किसी भी कैदी या आरोपी के साथ मारपीट, तीसरी डिग्री, थर्ड डिग्री का इस्तेमाल या अमानवीय व्यवहार करना पूरी तरह प्रतिबंधित है। हिरासत में मृत्यु, कस्टोडियल डेथ या प्रताड़ना को गंभीर अपराध माना जाता है। प्रश्न, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैरोल? डिस्कस द पैरोल सिस्टम ऑफ इंडिया। पैरोल से आप क्या समझते हैं? भारत में पैरोल व्यवस्था की विवेचना कीजिए। उत्तर, पैरोल का अर्थ, मीनिंग ऑफ पैरोल। पैरोल आपराधिक न्याय प्रणाली के अंतर्गत एक ऐसी सुधारात्मक व्यवस्था है जिसके तहत किसी सजायाफ्ता कैदी को उसकी जेल की अवधि पूरी होने से पहले कुछ शर्तों के आधार पर अस्थायी रूप से टेम्पररी जेल से रिहा किया जाता है। पैरोल का मुख्य उद्देश्य कैदी को उसके परिवार और समाज से जुड़े रहने का मौका देना है, ताकि वह जेल के माहौल से बाहर निकलकर सामान्य जीवन में ढल सके। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि पैरोल मिलने से कैदी की सजा माफ नहीं होती। जेल से बाहर बिताया गया समय भी उसकी कुल सजा की अवधि में ही गिना जाता है और पैरोल की अवधि समाप्त होने पर उसे वापस जेल लौटना पड़ता है। यदि वो पैरोल की शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसकी पैरोल रद्द कर दी जाती है। भारत में पैरोल व्यवस्था, पैरोल सिस्टम इन इंडिया। भारत में पैरोल व्यवस्था से जुड़े मुख्य कानूनी और व्यावहारिक प्रावधान निम्नलिखित हैं। राज्य सूची का विषय, भारतीय संविधान के अनुसार जेल और कैदी राज्य सूची, स्टेट लिस्ट के विषय हैं। इसलिए भारत में पैरोल देने के नियम और कानून अलग अलग राज्यों के जेल मैनुअल, प्रिजन मैनुअल के अनुसार तय होते हैं। केंद्र सरकार ने इस संबंध में मॉडल जेल मैनुअल के तहत दिशा निर्देश जारी किए हैं। पैरोल के प्रकार, भारत में पैरोल मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। 1. कस्टडी पैरोल या आपातकालीन पैरोल। यह किसी बेहद जरूरी या दुखद आपातकालीन स्थिति में दी जाती है, जैसे परिवार में किसी की मृत्यु होना, गंभीर बीमारी या करीबी रिश्तेदार की शादी। इसमें कैदी को पुलिस सुरक्षा, पुलिस एस्कॉर्ट के घेरे में कुछ घंटों या अधिकतम कुछ दिनों के लिए बाहर भेजा जाता है। 2. नियमित पैरोल, रेगुलर पैरोल। यह कैदी को जेल में एक निश्चित न्यूनतम अवधि, जैसे 1 या 2 साल पूरी करने और जेल के अंदर उसका आचरण कॉन्डक्ट अच्छा होने पर दी जाती है। ये आमतौर पर एक बार में 1 या 2 महीने के लिए मिल सकती है। पैरोल के आधार, भारत में कोई भी कैदी निम्नलिखित आधारों पर नियमित पैरोल के लिए आवेदन कर सकता है। परिवार के किसी सदस्य की गंभीर बीमारी का इलाज कराना, बच्चों की शादी या उनकी शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण काम पूरे करना, खेती की बुवाई या कटाई के समय परिवार की मदद करना, जेल के लंबे अकेलेपन के कारण बिगड़े मानसिक स्वास्थ्य को सुधारना। पैरोल के लिए अपवाद, किन कैदियों को पैरोल नहीं मिलती? समाज की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ श्रेणियों के अपराधियों को पैरोल की सुविधा नहीं दी जाती है, जैसे देशद्रोह या आतंकवाद के दोषी, राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले कैदी या ऐसे पेशेवर अपराधी जिनके जेल से बाहर आने पर गवाहों को खतरा हो या दोबारा अपराध करने की प्रबल आशंका हो। अधिकार नहीं, बल्कि विशेषाधिकार। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में यह स्पष्ट किया है कि पैरोल पाना कैदी का कोई मौलिक या कानूनी अधिकार, राइट नहीं है, बल्कि यह राज्य द्वारा अच्छे आचरण के आधार पर दिया जाने वाला एक विशेषाधिकार, प्रिविलेज है। प्रशासन कैदी के पिछले रिकॉर्ड और समाज पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा करने के बाद ही इसे मंजूरी देता है। प्रश्न, डिफाइन जेल एंड थ्रो लाइट ऑन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इट्स डेवलपमेंट। कारागार को परिभाषित करते हुए कारागार के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। उत्तर, कारागार, जेल की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ जेल। कारागार या जेल एक ऐसा कानूनी और सुरक्षित स्थान है जिसे राज्य या सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है, जहां उन व्यक्तियों को कानूनन बंद रखा जाता है जिन पर या तो किसी अपराध का मुकदमा चल रहा हो, विचाराधीन कैदी माइनस अंडर ट्रायल, या जिन्हें अदालत द्वारा किसी अपराध के लिए दोषी ठहराकर सजायाफ्ता कैदी माइनस कन्विक्टेड दी गई हो। आधुनिक अपराध शास्त्र के अनुसार कारागार केवल अपराधियों को समाज से अलग रखने या दंड देने की जगह नहीं है, बल्कि यह एक सुधारात्मक संस्था,
रिफॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशन है जिसका उद्देश्य कैदियों के चरित्र में सुधार करना और उनका पुनर्वास करना है। कारागार के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ डेवलपमेंट। कारागार व्यवस्था का इतिहास प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक व्यापक बदलावों से गुजरा है, जिसे निम्नलिखित चरणों में समझा जा सकता है। प्राचीन काल, एंशिएंट पीरियड। प्राचीन काल में आज की तरह व्यवस्थित जेलें नहीं होती थीं। उस समय कारागार का उपयोग अपराधियों को लंबे समय तक बंद रखने के लिए नहीं, बल्कि केवल तब तक रखने के लिए किया जाता था जब तक कि उन्हें शारीरिक दंड जैसे कोड़े मारना, हाथ पैर काटना या मृत्युदंड न दे दिया जाए। राजाओं के महलों के नीचे या किलों में काल कोठरियां होती थीं, जहां बंदियों को बेहद अमानवीय और अंधकारमय परिस्थितियों में रखा जाता था। मध्यकाल, मिडीवल पीरियड। मध्यकाल में भी दंड व्यवस्था अत्यंत क्रूर थी। अपराधियों को किलों के तहखानों या गंदे गड्ढों में रखा जाता था। इस काल में भी जेल का मुख्य उद्देश्य अपराधी को तड़पाना और समाज में डर पैदा करना था, न कि उसमें सुधार करना। ब्रिटिश काल और भारत में आधुनिक जेलों की शुरुआत। ब्रिटिश पीरियड इन इंडिया। भारत में आधुनिक और व्यवस्थित कारागार प्रणाली की नींव ब्रिटिश शासन के दौरान पड़ी। इसकी शुरुआत सुधारात्मक नीति के तहत नहीं, बल्कि कैदियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने के लिए की गई थी। 1836 का जेल सुधार आयोग, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम जेल सुधार समिति का गठन किया गया, जिसने जेलों की खराब स्थिति की आलोचना की और केंद्रीय जेलों, सेंट्रल जेल्स के निर्माण की सिफारिश की। कारागार अधिनियम 1894, प्रिजन्स एक्ट 1894। ब्रिटिश सरकार ने भारत में जेलों के प्रशासन को व्यवस्थित करने के लिए कारागार अधिनियम 1894 लागू किया। यह कानून आज भी भारत की जेल व्यवस्था का मुख्य आधार है। इसमें कैदियों के वर्गीकरण, उनके स्वास्थ्य और अनुशासन को लेकर नियम बनाए गए। अंडमान की सेलुलर जेल, काला पानी। ब्रिटिश काल में स्वतंत्रता सेनानियों और खूंखार अपराधियों को समाज से पूरी तरह अलग करने के लिए अंडमान निकोबार में सेलुलर जेल बनाई गई थी, जो अपनी कठोर यातनाओं के लिए जानी जाती थी। आधुनिक काल और सुधारात्मक युग, मॉडर्न पीरियड और रिफॉर्मेटिव एरा। 20वीं शताब्दी के मध्य से, विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध और संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) के गठन के बाद वैश्विक स्तर पर जेलों के प्रति दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया। अलेक्जेंडर कार्ड्यू समिति 1919-1920। इस भारतीय जेल समिति ने पहली बार ये सिफारिश की कि जेलों का मुख्य उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि अपराधियों का सुधार, रेफॉर्मेशन होना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद, भारत की आज़ादी के बाद, वर्ष 1951 में डॉक्टर W.C. रेकलेस जेल विशेषज्ञ ने भारत की जेलों का अध्ययन किया और उन्हें सुधार गृहों में बदलने की रिपोर्ट दी। इसके बाद समय समय पर कई कमेटियां बनी, जिनमें मुल्ला समिति 1983 और कृष्ण अय्यर समिति 1987 प्रमुख हैं। इन समितियों की सिफारिशों के आधार पर जेलों में शिक्षा, कौशल विकास और मानवाधिकारों को प्राथमिकता दी जाने लगी। वर्तमान में पारंपरिक बंद जेलों के स्थान पर आदर्श कारागार, मॉडल जेल्स और खुली जेलों, ओपन जेल्स की अवधारणा तेजी से विकसित हो रही है, जहां कैदियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। प्रश्न: डिस्क्राइब द डिफरेंट मशीनरीज ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बाय। आपराधिक न्याय प्रणाली के विभिन्न तंत्रों का वर्णन कीजिए। उत्तर: क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से तात्पर्य उस कानूनी और प्रशासनिक ढांचे से है जो समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराधों को रोकने, आरोपियों पर मुकदमा चलाने और दोषियों को दंड देने का कार्य करता है। इस प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 4 विभिन्न तंत्र, मशीनरीज, कंपोनेंट्स कार्य करते हैं, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 1. पुलिस, द पुलिस माइनस प्रथम तंत्र। यह आपराधिक न्याय प्रणाली की पहली और सबसे महत्वपूर्ण जमीनी इकाई है। अपराध होने पर सबसे पहले पुलिस ही सक्रिय होती है। इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं: अपराध की सूचना मिलने पर प्राथमिकी FIR दर्ज करना, घटनास्थल का निरीक्षण करना, गवाहों के बयान लेना और सबूत इकट्ठा करना, इन्वेस्टिगेशन, आरोपियों को गिरफ्तार करना और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, जांच पूरी होने पर अदालत में चार्जशीट, आरोप पत्र दाखिल करना। 2. अभियोजन तंत्र, द प्रोसिक्यूशन माइनस द्वितीय तंत्र। अदालत में सरकार या समाज की ओर से अपराधियों के खिलाफ मुकदमा लड़ने वाले वकीलों को अभियोजन पक्ष कहा जाता है। इसमें लोक अभियोजक, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और सरकारी वकील शामिल होते हैं। इनका मुख्य काम यह सुनिश्चित करना है कि पुलिस द्वारा तैयार किए गए मामले को कानून के अनुसार अदालत के सामने मजबूती से पेश किया जाए। पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए आरोपियों के खिलाफ गवाह और सबूत अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं। न्याय प्रक्रिया निष्पक्ष रहे और किसी निर्दोष को सजा न मिले। 3. न्यायपालिका, द जुडिशियरी माइनस तृतीय तंत्र। यह आपराधिक न्याय प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक अंग है। न्यायपालिका का काम पुलिस और अभियोजन द्वारा पेश किए गए
सबूतों और गवाहों की कानूनी जांच करना है। इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। यह तय करना कि आरोपी व्यक्ति वास्तव में दोषी है या निर्दोष, फेयर ट्रायल। आरोपी और पीड़ित दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का समान अवसर देना। यदि अपराध साबित हो जाता है तो कानून के प्रावधानों के अनुसार दोषी को उचित दंड, पनिशमेंट सुनाना, और यदि अपराध साबित नहीं होता तो आरोपी को बाइज्जत बरी करना। 4. सुधारात्मक या सुधार गृह तंत्र, द करेक्शनल सिस्टम प्रिजन्स माइनस चतुर्थ तंत्र। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से कारागार, जेल्स, सुधार गृह और प्रोबेशन अधिकारी आते हैं। जब न्यायपालिका किसी अपराधी को सजा सुना देती है तब इस तंत्र का काम शुरू होता है। इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। दोषी ठहराए गए कैदियों को सुरक्षित हिरासत में रखना ताकि वे समाज के लिए दोबारा खतरा न बने। कैदियों को केवल दंड देना नहीं बल्कि सुधारात्मक सिद्धांत के तहत शिक्षा, योग, काउंसलिंग और व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उनके चरित्र में सुधार करना। सजा पूरी होने के बाद अपराधियों को समाज की मुख्यधारा में पुनर्वासित, रिहेबिलिटेट करना ताकि वे दोबारा अपराध की दुनिया में न लौटें। प्रश्न: What do you mean by open jails? बाय खुली जेलों से आप क्या समझते हैं? उत्तर: खुली जेल, ओपन जेल, आपराधिक न्याय प्रणाली के अंतर्गत कारागार सुधार की एक अत्यंत आधुनिक और मानवीय अवधारणा है। यह पारंपरिक जेलों, जहां कैदियों को ऊंची दीवारों, लोहे की सलाखों और कड़े पहरे के बीच बंद रखा जाता है, के विपरीत एक ऐसी न्यूनतम सुरक्षा वाली जेल व्यवस्था होती है जो कैदियों के सुधार और सामाजिक पुनर्वास, रिफॉर्मेशन एंड रिहेबिलिटेशन पर आधारित होती है। अपराध शास्त्र में इसे बिना सलाखों की जेल भी कहा जाता है। खुली जेलों की मुख्य अवधारणा और व्यवस्था निम्नलिखित है। मूल सिद्धांत: खुली जेल का मूल मंत्र है कि मनुष्य को केवल 4 दीवारों के भीतर बंद रखकर सुधारा नहीं जा सकता। यह व्यवस्था कैदियों के आत्मानुशासन, अच्छे आचरण और आपसी विश्वास पर चलती है। यहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम या हथियारबंद गार्ड नहीं होते हैं। कार्य करने की स्वतंत्रता: खुली जेलों में रहने वाले कैदियों को दिन के समय जेल परिसर या उसके आसपास के निर्धारित क्षेत्रों में जाकर सामान्य नागरिकों की तरह काम करने, खेती करने या मजदूरी करने की आज़ादी होती है। वे दिन भर मेहनत करके अपनी आजीविका कमाते हैं और शाम को वापस अपनी बैरक या आवास में लौट आते हैं। परिवार के साथ रहने की अनुमति: कई राज्यों की खुली जेलों, जैसे राजस्थान के सांगानेर खुली जेल में, कैदियों को एक निश्चित समय के बाद अपने जीवनसाथी और बच्चों के साथ जेल परिसर के भीतर ही छोटे घरों, क्वार्टर में रहने की अनुमति दी जाती है। इससे उनका पारिवारिक और सामाजिक संबंध पूरी तरह नहीं टूटता। चयन का आधार: किन कैदियों को रखा जाता है। खुली जेलों में सभी प्रकार के अपराधियों को नहीं भेजा जाता। इसके लिए कड़े नियम होते हैं। केवल उन्हीं कैदियों को चुना जाता है जिन्होंने अपनी सजा का एक बड़ा हिस्सा, जैसे 1/3 या आधा, पारंपरिक बंद जेल में काट लिया हो। कैदी का जेल के भीतर आचरण, कॉन्डक्ट अत्यंत उत्तम और अनुशासित रहा हो। खूंखार अपराधियों, आतंकवादियों, डकैतों या आदतन अपराधियों, रेसिडिविस्ट्स को खुली जेलों में भेजने की अनुमति नहीं होती है। महत्व और लाभ: यह व्यवस्था कैदियों के मन से हीन भावना और मानसिक तनाव को दूर करती है। जेल से पूरी तरह रिहा होने के बाद कैदी को समाज की मुख्यधारा में ढलने में कोई कठिनाई नहीं होती, क्योंकि वो पहले से ही काम करने और समाज के बीच रहने का आदी हो चुका होता है। पारंपरिक जेलों की तुलना में खुली जेलों के रखरखाव और सुरक्षा पर सरकार का खर्च बहुत कम आता है। प्रश्न: डिस्क्राइब द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958। अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 की प्रमुख विशिष्टताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर: अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम 1958, द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, भारत में आपराधिक न्यायशास्त्र के अंतर्गत सुधारात्मक सिद्धांत, रिफॉर्मेटिव थ्योरी का एक मील का पत्थर है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य पहली बार अपराध करने वाले छोटे अपराधियों, युवाओं और महिलाओं को पारंपरिक जेलों के दूषित माहौल में खूंखार अपराधियों के साथ रहने से बचाना है। ये अधिनियम अदालत को कुछ शर्तों के साथ अपराधियों को जेल भेजने के बजाय समाज में ही सुधरने का अवसर देने की शक्ति देता है। इस अधिनियम की प्रमुख विशिष्टताएं, सेलिएंट फीचर्स निम्नलिखित हैं। 1. भर्त्सना या डांट फटकार के बाद रिहाई, रिलीज आफ्टर एडमोनिशन माइनस धारा 3। यदि किसी व्यक्ति ने पहली बार ऐसा अपराध किया है जो चोरी, बेईमानी से संपत्ति हड़पने या धोखाधड़ी, IPC-BNS के तहत छोटे अपराध से संबंधित है और जिसके लिए सजा 2 वर्ष से अधिक की नहीं है, तो अदालत अपराधी के चरित्र और अपराध की प्रकृति को देखते हुए उसे बिना कोई सजा दिए केवल डांट फटकार, एडमोनिशन या चेतावनी देकर रिहा कर सकती है। 2. अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहाई, रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कॉन्डक्ट धारा 4।
यह इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण धारा है। यदि किसी व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है, तो अदालत मामले की परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति और अपराधी के चरित्र को ध्यान में रखते हुए उसे तुरंत जेल भेजने के बजाय एक बॉन्ड भरवाकर अच्छे आचरण की शर्त पर रिहा कर सकती है। इस अवधि के दौरान अपराधी को समाज में स्वतंत्र रहने दिया जाता है, बशर्ते वो शांति बनाए रखे और अच्छा आचरण करे। यह परिवीक्षा प्रोबेशन अवधि अधिकतम 3 वर्ष की हो सकती है। 21 वर्ष से कम आयु के अपराधियों को विशेष संरक्षण, प्रोटेक्शन फॉर ऑफेंडर्स अंडर 21 ईयर्स - धारा 6। यह कानून 21 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को जेल जाने से बचाने के लिए अदालत पर एक कानूनी बाध्यता ऑब्लिगेशन डालता है। धारा 6 के अनुसार यदि 21 वर्ष से कम आयु के किसी युवक ने ऐसा अपराध किया है जिसमें आजीवन कारावास की सजा नहीं है, तो अदालत उसे जेल की सजा नहीं सुनाएगी जब तक कि वह पूरी तरह आश्वस्त न हो जाए कि मामले की गंभीरता को देखते हुए उसे जेल भेजना ही एकमात्र रास्ता है। यदि अदालत ऐसे युवा को जेल भेजती है तो उसे इसका लिखित कारण दर्ज करना अनिवार्य होता है। 4. परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार, कंसिडरेशन ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर्स रिपोर्ट। अदालत किसी भी अपराधी को परिवीक्षा प्रोबेशन पर छोड़ने से पहले कानून द्वारा नियुक्त परिवीक्षा अधिकारी प्रोबेशन ऑफिसर की सामाजिक जांच रिपोर्ट, सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मंगा सकती है और उस पर विचार करती है। इस रिपोर्ट में अपराधी की पारिवारिक पृष्ठभूमि, आर्थिक स्थिति, मानसिक दशा और उसके अपराध करने के कारणों का विवरण होता है। 5. पीड़ित को मुआवजा और हर्जाना, कॉम्पेंसेशन एंड कॉस्ट्स - धारा 5। अदालत को यह अधिकार है कि वह अपराधी को परिवीक्षा या भर्त्सना पर छोड़ते समय उसे यह आदेश दे सकती है कि वह पीड़ित पक्ष को हुई शारीरिक या आर्थिक हानि के लिए उचित मुआवजा, कॉम्पेंसेशन और मुकदमे का खर्च, कॉस्ट्स दे। 6. दोष सिद्धि के कलंक से मुक्ति, रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अटैचिंग टू कन्विक्शन - धारा 12। ये इस अधिनियम की एक और अनूठी विशेषता है। यदि किसी व्यक्ति को इस अधिनियम की धारा 3 या धारा 4 के तहत लाभ देकर छोड़ा जाता है, तो कानून की नज़र में उसके ऊपर लगा अपराधी होने का कलंक या अयोग्यता समाप्त हो जाती है। इसका मतलब यह है कि इस दोष सिद्धि के कारण उसकी भविष्य की सरकारी नौकरी या अन्य नागरिक अधिकारों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। 7. परिवीक्षा अधिकारी की भूमिका, रोल ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर। अधिनियम के तहत परिवीक्षा अधिकारी की भूमिका केवल एक निरीक्षक की नहीं, बल्कि अपराधी के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक, फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड के रूप में होती है। वह परिवीक्षा पर छूटे अपराधी के व्यवहार पर नजर रखता है, उसे रोजगार ढूंढने में मदद करता है और समाज में उसके पुनर्वास का प्रयास करता है। यदि अपराधी शर्तों का उल्लंघन करता है तो अधिकारी इसकी रिपोर्ट अदालत को देता है, जिसके बाद अपराधी को मूल सजा भुगतने के लिए जेल भेजा जा सकता है। प्रश्न: एक्सप्लेन बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्राइम प्रिवेंशन एंड डिस्कस द प्रपोज्ड रिफॉर्म्स। पाए अपराध निवारण के आधारभूत सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए तथा उस संबंध में प्रस्तावित सुधारों की चर्चा कीजिए। उत्तर: समाज में शांति, सुरक्षा और लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराधों को होने से रोकना यानी अपराध निवारण, क्राइम प्रिवेंशन सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जैसा कि प्रसिद्ध कहावत है, इलाज से बेहतर रोकथाम है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अपराध निवारण के आधारभूत सिद्धांतों और इस संबंध में प्रस्तावित सुधारों को निम्नलिखित 2 भागों में समझा जा सकता है। 1. अपराध निवारण के आधारभूत सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्राइम प्रिवेंशन। अपराध शास्त्र क्रिमिनोलॉजी के अंतर्गत अपराधों को रोकने के लिए कुछ मुख्य और सर्वमान्य सिद्धांत अपनाए जाते हैं। निवारक या भय का सिद्धांत, डिटरेंट प्रिंसिपल। इस सिद्धांत का मानना है कि दंड इतना त्वरित, निश्चित और कठोर होना चाहिए कि अपराधी के मन में कानून का डर पैदा हो जाए। जब अपराधियों को यह पता होगा कि अपराध करने पर वे बच नहीं पाएंगे और उन्हें सख्त सजा मिलेगी, तो वे अपराध करने का विचार ही छोड़ देंगे। अक्षमता का सिद्धांत, इनकैपेसिटेशन प्रिंसिपल। इसके तहत समाज को सुरक्षित रखने के लिए खूंखार या आदतन अपराधियों को अपराध करने के अवसरों से दूर कर दिया जाता है। इसके लिए उन्हें जेल में बंद करना, देश निकाला देना या कुछ मामलों में मृत्युदंड देना शामिल है, ताकि वे शारीरिक रूप से दोबारा समाज को नुकसान न पहुंचा सकें। परिस्थितिजन्य अपराध निवारण, सिचुएशनल क्राइम प्रिवेंशन। ये सिद्धांत अपराध के अवसरों को कम करने पर जोर देता है। इसके अनुसार यदि उन परिस्थितियों या मौकों को ही खत्म कर दिया जाए जहां अपराध होना आसान होता है, तो अपराध अपने आप कम हो जाएंगे। जैसे सड़कों पर पर्याप्त स्ट्रीट लाइट लगाना, सीसीटीवी कैमरे लगाना और सुरक्षा गार्ड तैनात करना। सामाजिक और सुधारात्मक सिद्धांत, सोशल एंड रिफॉर्मेटिव प्रिंसिपल। ये सिद्धांत अपराध के मूल कारणों पर प्रहार करता है। इसका मानना है कि गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और नशे की लत ही व्यक्ति को अपराध की ओर धकेलती है। इसलिए समाज में शिक्षा का प्रसार करके, रोजगार देकर और कैदियों का पुनर्वास, रिहैबिलिटेशन करके अपराधों को स्थायी रूप से रोका जा सकता है।
सामुदायिक भागीदारी, कम्युनिटी पार्टनरशिप। पुलिस अकेले हर जगह मौजूद नहीं रह सकती। इसलिए अपराध निवारण का एक मुख्य सिद्धांत ये है कि आम जनता और समुदाय को पुलिस के साथ मिलकर काम करना चाहिए, जैसे मोहल्ला सुधार समितियां या वॉच ग्रुप बनाना। 2. अपराध निवारण के संबंध में प्रस्तावित सुधार, प्रपोज्ड रिफॉर्म्स इन क्राइम प्रिवेंशन। भारत सहित दुनिया भर की आपराधिक न्याय प्रणालियों में समय समय पर अपराध निवारण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई सुधारों का प्रस्ताव दिया गया है, जैसे भारत में मलिमत समिति, वोहरा समिति और हालिया कानूनी बदलाव। पुलिस प्रणाली का आधुनिकीकरण, पुलिस रिफॉर्म्स। पुलिस बल में जनशक्ति, मैन पावर को बढ़ाना ताकि पुलिस और जनता का अनुपात बेहतर हो सके। पुलिस को आधुनिक हथियार, तेज वाहन और उन्नत फोरेंसिक तकनीकें उपलब्ध कराना ताकि अपराधों की जांच तेजी से और वैज्ञानिक तरीके से हो सके। कम्युनिटी पुलिसिंग। कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा देना ताकि पुलिस और जनता के बीच विश्वास का रिश्ता बने। न्यायिक प्रक्रिया में तेजी, जुडिशियल रिफॉर्म्स। अदालतों में लंबित मुकदमों के बोझ को कम करने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की संख्या बढ़ाना। छोटे और शमनीय कंपाउंडेड अपराधों को सुलझाने के लिए मध्यस्थता और प्ली बार्गेनिंग को बढ़ावा देना, जिससे जेलों में भीड़ कम हो सके। तकनीक और डेटा का उपयोग, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। अपराधों की रोकथाम के लिए भविष्य सूचक पुलिसिंग, प्रिडिक्टिव पुलिसिंग और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करना, जिससे ये पहले ही पता लगाया जा सके कि किन क्षेत्रों में अपराध होने की संभावना अधिक है। साइबर अपराधों से निपटने के लिए विशेष साइबर थानों की स्थापना करना और पुलिसकर्मियों को डिजिटल साक्ष्य जुटाने का विशेष प्रशिक्षण देना। पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण, विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच। सुधारों में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि न्याय प्रणाली केवल अपराधी को सजा देने तक सीमित न रहे, बल्कि पीड़ितों को उचित मुआवजा, पुनर्वास और मानसिक सहायता, काउंसलिंग प्रदान की जाए ताकि वे दोबारा सामान्य जीवन जी सकें। जेल सुधार और पुनर्वास, प्रिजन रिफॉर्म्स। कैदियों को जेलों में रखने के दौरान व्यावसायिक प्रशिक्षण, वोकेशनल ट्रेनिंग देना अनिवार्य किया जाए ताकि रिहाई के बाद वे अपराध का रास्ता छोड़कर सम्मानजनक आजीविका कमा सकें और दोबारा अपराध की दुनिया में न लौटें। रेसिडिविज्म पर रोक। प्रश्न: What do you understand by victimology? Explain theories of victimology. बाय उत्पीड़न शास्त्र। पीड़ित शास्त्र से आप क्या समझते हैं? उत्पीड़न शास्त्र के विभिन्न सिद्धांतों को बताइए। उत्तर: 1. उत्पीड़न शास्त्र, पीड़ित शास्त्र का अर्थ। मीनिंग ऑफ विक्टिमोलॉजी। उत्पीड़न शास्त्र, विक्टिमोलॉजी, अपराध शास्त्र, क्रिमिनोलॉजी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अपराध के पीड़ितों, विक्टिम्स, उनके उत्पीड़न के कारणों, अपराधियों और पीड़ितों के बीच के संबंधों तथा पीड़ितों के पुनर्वास व कानूनी अधिकारों का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। पारंपरिक अपराध शास्त्र में केवल अपराध और अपराधी, क्रिमिनल पर ध्यान दिया जाता था, लेकिन 20वीं शताब्दी के मध्य में ये महसूस किया गया कि न्याय प्रणाली में पीड़ित की उपेक्षा हो रही है। बेंजामिन मेंडलसोन को इस विषय का जनक माना जाता है, जिन्होंने पहली बार विक्टिमोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। इसके तहत ये जानने का प्रयास किया जाता है कि कोई व्यक्ति अपराध का शिकार क्यों और किन परिस्थितियों में बनता है। 2. उत्पीड़न शास्त्र के विभिन्न सिद्धांत, थियोरीज ऑफ विक्टिमोलॉजी। पीड़ित शास्त्रियों ने यह समझाने के लिए कई सिद्धांत विकसित किए हैं कि कुछ लोग या समूह दूसरों की तुलना में अपराध के प्रति अधिक संवेदनशील क्यों होते हैं। इसके मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पीड़ित वर्षण या योगदान का सिद्धांत, विक्टिम प्रेसिपिटेशन थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार कई मामलों में पीड़ित खुद अपने व्यवहार, शब्दों या कार्यों से अपराधी को उकसाता है या ऐसी परिस्थिति पैदा करता है जिससे अपराध घटित हो जाता है। इसके 2 रूप होते हैं। सक्रिय योगदान, एक्टिव प्रेसिपिटेशन, जब पीड़ित पहले बल का प्रयोग करता है, गाली गलौज करता है या शारीरिक हमला शुरू करता है, जिसके जवाब में अपराधी अपराध कर बैठता है। निष्क्रिय योगदान, पैसिव प्रेसिपिटेशन, जब पीड़ित बिना किसी प्रत्यक्ष उकसावे के अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं जैसे धन का दिखावा करना, असुरक्षित तरीके से कीमती सामान ले जाना के कारण अनजाने में अपराधी को आकर्षित करता है। जीवन शैली का सिद्धांत, लाइफस्टाइल थ्योरी। ये सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि किसी व्यक्ति की दैनिक जीवन शैली, लाइफस्टाइल उसके पीड़ित होने के जोखिम को बढ़ा या घटा देती है। जो लोग रात में देर तक बाहर रहते हैं, नशे का अत्यधिक सेवन करते हैं या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों की संगति में रहते हैं, उनके अपराध का शिकार होने की संभावना एक सामान्य और अनुशासित जीवन जीने वाले व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक होती है। नियमित गतिविधि का सिद्धांत, रूटीन एक्टिविटीज थ्योरी। लॉरेंस कोहेन और मार्क्स फल्सन द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धांत बताता है कि अपराध तब होता है जब किसी स्थान और समय पर 3 तत्व एक साथ मिलते हैं। 1. प्रेरित अपराधी, मोटिवेटेड ऑफेंडर, ऐसा व्यक्ति जो अपराध करने की इच्छा रखता हो। 2. उपयुक्त लक्ष्य, सूटेबल टारगेट,
कोई असुरक्षित व्यक्ति या कीमती वस्तु। 3. सक्षम संरक्षक की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ अ केपेबल गार्डियन, पुलिस, सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा गार्ड या भीड़भाड़ वाले स्थान की कमी। यदि इनमें से लक्ष्य असुरक्षित हो और संरक्षक गायब हो तो नियमित गतिविधियों के दौरान भी व्यक्ति पीड़ित बन जाता है। विचलित संगति का सिद्धांत, डिविएंट प्लेस थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का पीड़ित होना उसके व्यवहार से अधिक इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस स्थान, लोकेशन पर रहता है या जाता है। यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक अपराध दर वाले क्षेत्रों, झुग्गी झोपड़ियों या असुरक्षित इलाकों में रहता है या वहां से गुजरता है तो भले ही उसकी जीवनशैली कितनी भी अच्छी क्यों न हो, उसके पीड़ित होने का जोखिम बढ़ जाता है। बलि का बकरा या भेद्यता का सिद्धांत, वल्नरेबिलिटी थ्योरी। यह सिद्धांत समाज के उन कमजोर वर्गों पर केंद्रित है जो अपनी शारीरिक, सामाजिक या आर्थिक स्थिति के कारण आसानी से अपराधियों का निशाना बन जाते हैं। उदाहरण के लिए बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और अल्पसंख्यक समूह अपनी कमजोरी के कारण अधिक शोषित होते हैं क्योंकि अपराधी उन्हें आसान और कम जोखिम वाला लक्ष्य मानते हैं।